पेपर बीए प्रोग्राम का है, जो भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 तक का। ठीक है, इसमें पहले हम सिलेबस देखेंगे। ठीक है, उन सिलेबस में देखेंगे जिन चैप्टरों से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, उन पे हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ जो पेपर में आपके आए, और हम बेफालतू क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, एजुकेशन एकलव्य में आपका फिर स्वागत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फीडबैक ज़रूर दे, वीडियो का कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 ईस्वी तक का। ठीक है, विषय सूची देख लो, यानी सिलेबस देख लो, इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहली इकाई में आपको पढ़ना है प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करने के लिए जो स्रोत है, यानी जो सोर्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है, वो भी स्रोतों के ऊपर, सोर्स के ऊपर। ठीक है, दूसरी इकाई में यानी दूसरी यूनिट है जो प्रागैतिहासिक संस्कृति का सर्वेक्षण, यानी जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूरा पाषाण पे पूछेगा, मध्य पे या नव पाषाण, तीनों पे से एक पूछेगा जरूर। ठीक है, पूरा पाषाण तथा मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियाँ, नव पाषाण संस्कृतियाँ, श्रीमती दीक्षिता भारद्वाज, इन्होंने कुछ इसमें थॉट दिए हुए हैं। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक शहरीकरण, नगर योजना, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पैटर्न और पतन। देखो, इनमें भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्या करता है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पूछ लेगा, कभी अर्थव्यवस्था पूछेगा, कभी संस्कृति, कभी पतन, कभी ना कभी कुछ ना कुछ इसमें से पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से भी आता है। वैदिक और महापाषाण संस्कृति। ठीक है, वैदिक साहित्य में प्रतिबंधित समाज, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, राज्य व्यवस्था और धर्म। ठीक है, दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ क्या रही हैं, उनके बारे में। ठीक है, द्वितीय शहरीकरण, भौतिक सामाजिक परिवर्तन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों धर्मों को पढ़ना है। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में से एक आएगा, उसका प्रारंभ, ठीक है, उसका अंत, पतन, सब देखना है दोनों धर्मों का। ठीक है, आरंभ का उदय, ईसा पूर्व से चौथी चौथी सदी में विकास कैसे उद्भव हुआ। मगध, सबसे ज़्यादा मगध पूछेगा। ठीक है, मगध याद रखना। उसमें पूछता है कि मगध के बारे में पूछता है। मौर्य साम्राज्य का पतन, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, स्तंभ और अभिलेख, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रारंभिक तमिलिक समग्र साहित्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था, ये कम पूछता है इसमें। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं है। मौर्य काल, हाँ ये पूछ लेता है कभी, मौर्य काल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था बताइए, राजनीतिक अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, सातवाहन और कुषाण के विशेष के संदर्भ में बताइए। ठीक है, ऐसे में पूछ लेता है। ये आपका जो सिलेबस है हमने डिस्कस किया है, इसी सिलेबस में से हम देखेंगे जो पेपर में आपके आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत इतिहास के अध्ययन के लिए स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सोर्स क्या होता है? सोर्स, ठीक है, कैसे पता चलता है हिस्ट्री का सोर्स क्या है? किसी ने किताब लिखी है, किसी ने मुद्रा चालू की है, किसी ने इमारत पिछले बना दी है, जब भी तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं। ठीक है, पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग से कि कितना पुराना है, वो उसी को सोर्स कहते हैं। ठीक है ना, कोई चीज़ मिले। ठीक है, पर आंसर देखो कैसे लिखना है इस पेपर को, वो तो डिस्कस कर रहे हो। देखो देखो, परिचय, इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है, जैसे ये मैंने लिख रखा है ना, सारे आंसर ऐसे ही लिखना है एज इट इज़। ठीक है, 10वीं 12वीं आप स्कूल में आपने क्या किया वो मैटर नहीं करता, अब कॉलेज में हो तो कैसे लिखना है वो देखो। पहले लिखो परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखो इस क्वेश्चन का कैसे लिखा है मैंने। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे हम जानते हैं कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया है। ठीक है, यह बतलाता है कि अपने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिसने कि मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थित हो। इससे ज्ञात होता है कि, थोड़ा सा करेक्शन हो गया, होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संप्रदायों की खोज की और उनका प्रयोग किया, तथा किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के साधनों की दृष्टि की। हम यह भी जानते हैं कि उन्होंने खेती, कताई, धातुक्रम आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जानवरों की सफाई की, और ठीक है, और कैसे ग्रामों, नगरों तथा अन्य राज्यों की स्थापना की। कहने का मतलब है कि सोर्स क्या हो सकता है। मान लो कभी ईंट बनाई गई होगी,
या मान लो घर बनाया होगा, पहले झोपड़ी बनाई गई होगी ना, पहले ज़माने में सब झोपड़ी, फिर उसके बाद उसको छोड़ के फिर क्या लकड़ी के मकान, फिर सीमेंट का मकान, फिर पक्के मकान, ऐसे ही आया होगा ना धीरे धीरे। तो जो जिसने झोपड़ी बनाई होगी, कच्चे मकान बनाए होंगे, वो अभी भी साक्षात होंगे। तो पहले जब हम देखने देखने जाते हैं ना म्यूजियम में कि भाई ये पहले की ऐसे बनाई गई है, घर बनाए जाते थे पहले ऐसे, वही तो एक सोर्स है। कैसे हमें पता चला? हमने आज की जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो बाद में अगर हमारे घर देखेगी, वो अलग टेक्नोलॉजी से घर बनाएंगे, ठीक है ना। आज से पीछे पर दादा परदादा जिन घरों में रहते हैं उनको देखेंगे हम, आज भी घर देखोगे तो यही तो लगेगा ना कि हमें कैसे पता भाई हमारे पूर्वजों ने बनाया। वही तो एक सोर्स है जिससे हमें पता चला कि ये घर कैसे बना और कैसे डेवलप हुआ यहाँ तक का, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोतों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो क्या भाग है। प्राची पुरातात्विक स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत और विदेशी लेखों यात्रियों का विवरण। यानी पुरातात्विक यानी कि मिट्टी, इमारत, ठीक है, मतलब वही घर घर और बना लिया मिट्टी उट्टी, और सिक्के किसी ने चला दिए हो, कोई मूर्ति बनाई हो किसी ने उस समय का, ठीक है। साहित्य स्रोत क्या होता है, किसी ने साहित्य लिखी है, किसी ने बुक लिखी है। विदेशी लेखों और यात्रियों के विवरण, यानी कभी भी कोई देश अपने मान ले अपने देश के बारे में बात करते हैं, कोई आता है बाहर से, इंडिया अमेरिका सऊदी से आता है कोई लेखक आता है, ठीक है, वो डायरी लिख के लेके चला जाता है इस समय में। अब 20 साल बाद वो क्या होगा, 20 साल बाद यही होगा कि कोई डायरी पढ़ेगा तो देखेगा 20 साल बाद इंडिया ऐसा था। ये एक सोर्स हो गया, ठीक है। उसके बारे में पुरातात्विक स्रोत के बारे में डिस्कस करते हैं। पुरातात्विक स्रोत उन भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है जिनका निर्माण और उसको मनुष्य ने किया हो। यानी जिसका निर्माण कौन करे है, पुरातात्विक, जिसका मनुष्य ने निर्माण किया उसका अध्ययन करता है पुरातात्विक स्रोत। वे समस्त भौतिक वस्तुएं जो अतीत में मनुष्य द्वारा निर्मित एवं उपयोग की गई हैं, वे सभी वस्तुएं पुरातात्विक के अंतर्गत आती हैं, पुरातात्विक स्रोत कहलाती हैं, ठीक है। विद्वान पुरातात्विक स्रोतों को बहुत अधिक प्रमाणित मानते हैं क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों में लेखक कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है। यानी जो मान लो कोई मुद्रा चलाई है, उसमें कोई गड़बड़ी कर सकता है, उस समय जो चल गई, बाद में तो ओवर राइटिंग नहीं कर सकता है ना। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत सामग्री को 6 भागों में बांटा जाता है। यानी अभिलेख जो कि मिट्टी उट्टी पे लिखे रहते हैं, अब देखो ना पहाड़ों पे लिखे रहते हैं, खुद खोद खोद के पहाड़ों पे लिखे। सिक्के और मुद्राएं जो राजा महाराजा चलाते थे। स्मारक जो इमारतें बनाई गई हैं। मिट्टी के बर्तन, पहले कच्चे मिट्टी के बर्तन घड़े आते, कुम्हार वुहार बनाते हैं ना वो, ऊपर वो आभूषण, ठीक है, ठीक है। पुरातात्विक शोध सामग्री को 6 भागों में बांटा गया है। पहला अभिलेख, सिक्के, मुद्रा, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, उपकरण, आभूषण आदि, ठीक है। अभिलेख यानी जो पत्थरों पे लिखे गए होते हैं, उकेर के, खोद खाद के, ठीक है। सिक्के और मुद्राएं जो राजा महाराजा चलाते हैं। स्मारक जो इमारतें, झोपड़ी, झोपड़ी से कैसे बना मकान, पक्के मकान, लकड़ी के मकान, वो स्मारक, ठीक है। और जो आजकल देख लो इतने आर्ट के पत्थर काट के मंदिर बनाए हैं, ठीक है, स्मारक। इमारतें, मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार कच्चे मिट्टी के बर्तन अभी भी घड़ा लेके आते हो ना, वो पहले कैसे बनते थे। उपकरण, उपकरण का मतलब होता है औजार, यानी कृषि धान उन काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए जो औजार पहले हंसिया बनाए जाते थे, वो कैसे, चाकू कैसे बनाए जाते थे। काम करने के लिए हल, देखा है ना, 2 बैलों को वाला कभी हल देखा है, बैल जोतते थे पहले जमीन में हल, वो उपकरण कैसे बनाए जाते हैं, उसी उन्हीं में सब में उपकरण आता है। आभूषण यानी ज्वेलरी उस समय की कैसे बनाई जाती थी, इन सब में है। अभिलेख, ठीक है। अभिलेख वह लेख है जो किसी पत्थर या चट्टान, धातु, ठीक है, लकड़ी या हड्डी पर खोद कर लिखे जाते हैं। प्राचीन अभिलेख अनेक जैसे स्तंभों, शिलाओं, गुफाओं, मूर्तियों, प्रकारों, ताम्रपत्रों, मुद्राओं पर मिलते हैं। अभिलेख का अध्ययन के पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। यानी ये अभिलेख कहाँ कहाँ खोद के मिल सकते हैं, ठीक है। शिलालेखों पे, स्तंभों पे, मूर्तियों पे देखते हो ना, खोद के लिखते हैं नाम, प्रकार, ऊपर तामपत्रों पे, पहले जो तामपत्र चलते थे उस पे लिखे जाते थे। मुद्रा पे प्रिंटिंग होती ना, पहले खोद
खोद कर उसे लिखा जाता था। सिक्के और अथर्व मुद्राएं हैं। मुद्रा जारी करना किसी भी शासक का स्वतंत्र सत्ता का प्रतीक होता था। भारत में सबसे प्राचीन मुद्रा आहात मुद्रा है, जो लगभग 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रचलित थी। मुद्राओं के अध्ययन को, ठीक है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन भारत में मुद्राएं तांबे, चांदी, सोने, शीशे, प्रोटीन मिट्टी के से मिलती हैं। ठीक है। स्मारक, स्मारक तथा प्राचीन भवन, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सारे टॉपिक। भवन, स्मृति भवन, क्षत्रिय धार्मिक भवन आदि आते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, नालंदा, रोपड़, हस्तिनापुर, बनावली आदि के स्मारकों को तत्कालीन वास्तुकला, नगर योजना, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति एवं संस्कृति स्थिति का ज्ञान होता है। स्तूप, चैत्य, विहार, गुफाओं और मंदिरों से तत्कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान होता है। ठीक है। मिट्टी के बर्तन, उपकरण और आभूषण की बात कर लेते हैं। ठीक है। मिट्टी के बर्तन, उपकरण, आभूषण। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से खुदाई में मिट्टी के बर्तन, पाषाण एवं धातु उपकरण, आभूषण आदि प्राप्त हुए। इनके अध्ययन से युग का कला पर प्रकाश पड़ता है। वो कैसे? साहित्य स्रोत में कैसे साहित्य अब आते हैं। ठीक है। साहित्यिक स्रोत जो लिखे गए होते हैं, धार्मिक ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद जो लिखे हैं भी तो साहित्यिक स्रोत है। और भी चीज़ें जो लिखी गई हैं वो साहित्यिक स्रोतों में आता है। किताबें, साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो साहित्यिक अथवा पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है ना। किसी ने किताबें लिखी हैं, पुस्तक लिखी है, साहित्य के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है ना। जैसे कि महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है। ये सारे वेद साहित्यिक स्रोत में आते हैं। ये साहित्यिक, धार्मिक, लैंगिक एवं विदेशी लेखों से प्राप्त होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहले धार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक और सामरिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आप जैसे कि महाभारत और रामायण को ले सकते हैं। ऐतिहासिक सामरिक में और आगे देखते हैं। ठीक है। धार्मिक साहित्य, ठीक है, धार्मिक साहित्य में हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीति और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि धार्मिक, आर्थिक, राजनीति और संस्कृति जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी किसमें? धार्मिक साहित्य में। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें है ब्राह्मण साहित्य, रामायण, महाभारत, बौद्ध साहित्य, ठीक है ना, जैन साहित्य जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो शामिल किया है। धार्मिक ग्रंथों में भी देखो, ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक साहित्य प्रमुख है। धार्मिक ग्रंथ, वैदिक साहित्य भारतीय विद्वान के अनुभव, सृजनशीलता का परिचय देता है। वैदिक साहित्य का सृजन 1500 से 200 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आस्कर्ष्य, सूत्र सहित आदि आते हैं। वेद, ठीक है, वेद, रिंग, ठीक है, ये देखो हमने वेद पे आ जाते हैं। वेद भारतीय साहित्य का प्राचीनतम कृति वेद है। वेद की संख्या में 4 है, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ऋग्वेद में हमें भारत के आर्यों के प्रकार अंतर्गत ब्रह्म संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है, बाहरी संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। वेदों से प्राचीन आर्यों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन है, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है। इसमें 10 मंडल, 1028 शुकत और 1580 ऋतिकाएँ हैं। ऋग्वेद में 2-9 तक में मंडल प्राचीन, 1 से 10 तक मंडल नवीन है। ठीक है। ऋग्वेद से प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में विस्तृत जानकारी मिलती है। सामवेद के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। सामवेद है जिसके मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्मृति करते हुए गाए जाते हैं। इन तत्कालीन भारत की गायक विधा श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ये। ठीक है। सामवेद में 1549, ठीक है, 1549 रीताएँ हैं। सामवेद 75 रीताएँ ही मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं, यानी ऊपर वाले वेद से। बौद्ध धर्म ग्रंथ यानी बौद्धिक साहित्य प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण स्रोत है। बौद्धिक साहित्य में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलू पर व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। बौद्धिक जो साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं वो इस तरह हैं। त्रिपिटक ये 3 है। ठीक है। त्रिपिटक 3 है। ये बौद्ध धर्म की रचना है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक।
ठीक है, ये 3 है। इन ग्रंथों से हमें तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुणियों के आचरण संबंधित धारणाओं का वर्णन मिलता है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों, महात्मा बुद्ध हैं जो सुमपिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सारा संग्रहित है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म में महात्मा बौद्ध थे, उन्होंने जितने भी उपदेश दिए हैं, ठीक है, उपदेश दिए हैं, उसको सारा उसमें सुत्त पिटक में उपस्थित है। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है। ठीक है, जातक कथाओं में कि महात्मा बुद्ध कैसे जन्मे, उनके जन्मों का विवरण है। संख्या में 550 जातक कथाएं उपलब्ध हैं। ये जातक 500 से 200 ईसा पूर्व की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालती हैं। ठीक है, मिलिंद पंधो इन ग्रंथ में यूनानी शासक मीनापंड तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए वार्तालाप का विवरण किया गया है। ठीक है, इसमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी भी दी गई है। ठीक है, इसमें अब आते हैं जैन ग्रंथ में जैन साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। जैन साहित्य में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं का व्यापक जानकारी इसमें भी मिलती है। जैन साहित्य में आगमन साहित्य का स्थान सर्वोपरि है, जिसमें 12 यानी सर्वोपरि है। आगमन साहित्य इनका जो है का स्थान सर्वोपरि है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्राणिक, 6 छंद सूत्र, नंदी सूत्र, उन उपयोग द्वारा और मूल सूत्र सम्मिलित हैं। ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ हैं। ठीक है, ऐतिहासिक और उसमें क्या है, जैसे कि अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्ष, नीति सार, ठीक है, ये हिस्टोरिकल है। ठीक है, स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे स्रोत के रूप में मौलिक, समसामयिक और ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ प्रचुर मात्रा से स्रोत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। ये ग्रंथ तत्कालीन जीवन, यानी जो तत्काल जीवन चल रहा होता है उस वक्त, भौतिक, संस्कृति, प्रशासन और राजनीति पर व्यापक जानकारी देते हैं। यानी कि उनका फंक्शन, मतलब पॉलिटिकल रूल कैसे चल रहे थे, पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है ना, उनका जीवन कैसे चल रहा था, उस पर एकदम तत्काल जानकारी देते हैं। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य, यानी जिसे चाणक्य भी कहते, द्वारा अर्थशास्त्र मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीति और राजव्यवस्था का यथोचित ज्ञान करता है, यानी बताता है। मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त द्वारा लिखी इस नाटक से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के विनाश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नीति सार में किसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी? कामंदक द्वारा लिखी इन ग्रंथ में गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश डाला गया है, यानी जो चोरी छुपे राजतंत्र चलाया जाता था उस पे। विदेशी लेखकों एवं यात्रियों का विवरण, ठीक है ना। भारतीय इतिहास के अनुशील से विदित के एक प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रयोजनों से प्रेरित होकर भारत भूमि के भ्रमण हेतु अनेक विदेशी यात्री आए। से कई विदेशी आक्रमणों से कई विदेशी राजदूत रूप में, कई व्यापारी के रूप में, कई पर्यटक के रूप में अपने ज्ञान पिपासा को मिटाने भारत यात्रा आए और उन्हें अपने अनुभव और स्मरणों के लिपिबंद किया, जो कि भारत इतिहास में व्यापक प्रकाश डालना है। कहने का मतलब है कि जो विदेशी लेखक हैं वो कैसे आए, या तो भाई युद्ध के उससे आए, ठीक है, युद्ध, कोई बाहर से आया आक्रमण कर गया, उनके साथ जो लेखक आए वो भारत है। कोई व्यापार करने आया, कोई घूमने आया, ठीक है, कोई आक्रमण करने खुद आया, ठीक है। कैसे न कैसे विदेशी यात्राएं, उन्होंने जो अपने समझ आया भारत के बारे में लिखा, ठीक है। यूनानी लेखक के बारे में देख लो। यूनानी लेखक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साहित्य स्रोत सामग्री उपलब्ध कराई। यूनानी लेखकों के लेख में भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण से बहुत सहयोग मिलता है, यानी कि भारत का तिथि जो निर्धारण है उसका सहयोग सही मिल रहा है। चीनी लेख, ठीक है ना, चीनी लेखकों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साहित्य शोक सामग्री उपलब्ध कराई है। चीनी लेखकों में बहुत सारे लेखकों ने धार्मिक
ज्ञान पिपीसा को मिटाने भारत यात्रा की तथा भारत भूमि के भ्रमण किया। चीनी लेखकों ने धार्मिक ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करके भाषा, धार्मिक ज्ञान, भारतीय ज्ञान को चिरस्थायी बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी जो चीनी लेखक थे उन्होंने क्या किया, भारत में जितने भी किताबें ग्रंथ थे उनको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है। मुसलमान अरबी यात्रियों के लेखन। ठीक है। अरबी लेखकों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत सामग्री उपलब्ध कराई है। अरबी लेखकों ने महत्वपूर्ण सारे आक्रमणकारियों के साथ भारत यात्रा पर आए और बहुत सारे बाद में भारत में यही बस गए। ठीक है। मुस्लिम यात्री आए। अरबी लेखकों की विवरण प्राचीन इतिहास के लेख में बहुत महत्व करता है। अब निष्कर्ष देख लो, कंक्लूजन ये है। जब निष्कर्ष लिख दोगे तो समझ लो आपका आंसर पूरा। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत ने एक क्षेत्र के लिए इतिहास के निर्माण और पुनः निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन स्रोतों ने हमारे जीवन के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ावा और महत्वपूर्ण सामग्री में प्रदान की है जो हमें अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। ठीक है। विकास, पतन और नगर योजना का वर्णन। ठीक है। यानी हम उसकी उत्पत्ति भी देखेंगे, पतन भी देखेंगे, विकास भी देखेंगे और नगर योजना कैसी थी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन देख लो, जितने भी क्वेश्चन अटेंड करोगे उसका इंट्रोडक्शन होगा। सिर्फ शॉर्ट नोट्स में इंट्रोडक्शन नहीं होता, थोड़ा बहुत 1-2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख देना और पैराग्राफ की तरह लिख देना। बाकी जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं उनमें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पार्ट और निष्कर्ष जरूर लिखना। ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लो मैंने कैसे बनाया है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। खुदाई से प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सोच अत्यंत विकसित थी। उन्होंने पक्के मकान में रहना आरंभ कर दिया था। चूँकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी। ठीक है। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, हड़प्पा या सिंधु घाटी में सभ्यता 3300 साल पहले पनपी थी, जब पहाड़ी इलाकों से लोग मैदानों की तरफ आए। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले सबसे पहली सील्स भी इसी समय की है। ठीक है। सिंधु और घग्गर, खाकरा सहित बारीकी नदियों के किनारे का इलाका बहुत उपजाऊ था, इसीलिए इन नदियों के किनारे लोगों ने खेती करना शुरू किया। इस समय तक लोगों ने मटर, तिल और कपास की खेती शुरू की थी। ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है। फिर 2600 ईसा पूर्व आते आते नगरों का शुरुआत हो गई। इस काल में लोगों ने बड़ी बड़ी दीवारों, चार दीवारी बनाकर अनाज के भंडार प्रक्रिया शुरू की। यानी मिट्टी के बर्तन बनाना भी अब तक शुरू हो चुका था। ठीक है। मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू हो गए थे। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के समय को सिंधु घाटी सभ्यता स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसका विकास कैसे हुआ वो देखो। सिंधु सभ्यता पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक लगभग 1500 किलोमीटर तथा उत्तर दिशा से पूर्व दिशा तक 1200 किलोमीटर के क्षेत्र से विस्तृत है। सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल पश्चिम दिशा में बालूचिस्तान में मकारान समुद्र तट के पास प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे दूर स्थित आधुनिक पाकिस्तान यानी ईरान सीमा प्रांत से स्थित सुतल जैंडोर है। यह स्थल एक व्यापारिक चौकी का बंदरगाह रहा होगा। सिंधु के पूर्व में कच्छ के समीप समुद्र तट के आसपास भी स्थल मिलते हैं। इसमें महत्वपूर्ण कैम्बे की खाड़ी में विद्यमान लोथल नामक स्थल है। ठीक है। पॉइंट कैसे लिखें उस पर ध्यान रखो। पूर्व दिशा में सिंधु सभ्यता का व्यापक प्रसार मिलता है। यहाँ हमें मेरठ जिले के आलमगीरपुर नामक स्थान में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इस संदर्भ में शाहजहांपुर जनपद का हुलास नामक स्थल भी महत्वपूर्ण है। हुलास महत्वपूर्ण है। यहाँ
हुआ उत्खनन भी, यहाँ जो उत्खनन हुआ मतलब खुदाई हुई, उसे सिंधु सभ्यता का यहाँ तक के प्रसार का प्रदर्शन मिलता है। यानी कि जब हुलासा में खुदाई हुई, शाहजहांपुर जनपद हुलासा में खुदाई हुई, तो वहाँ भी सिंधु सभ्यता की कुछ अवशेष मिलते हैं। उत्तर दिशा में सिंधु संस्कृति प्राप्त विस्तृत थी। ठीक है, उत्तर दिशा में पहले इस सभ्यता का सीमा पंजाब में स्थित रोपड़ नामक स्थल पर मानी थी, परंतु जब जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित मांड तक इस सभ्यता के स्थल मिल चुके हैं। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है ये। दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता का व्यापार प्रसार हुआ था। ठीक है, पूर्व की खोज के अनुसार पहले इस सभ्यता की दक्षिण सीमा गुजरात प्रांत में स्थित एक छोटी सी नदी किस्म के समीप स्थित भगपत्र नामक स्थल तक मानी जाती थी, लेकिन बाद के उत्खनन का मतलब होता है खुदाई। ठीक है ना, उस चीज़ों को खोद के देखा गया ने सभ्यता की सीमा महाराष्ट्र राज्य के अहमदानगर जिले में स्थित अहमदाबाद लिखा है, अहमदाबाद तक विस्तृत कर दी गई। अब उसका पतन कैसे हुआ, अब पतन पे डिस्कस करते हैं। 700 साल तक खूब फैले फूले के बाद 1900 में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ था। 1300 साल के इसके सारे निशान खो गए। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों खत्म, इसे लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। थ्योरी मतलब अवधारणा है। ठीक है, अलग अलग विद्वान अपनी विचारधाराएं देते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी तरफ से अपना, ठीक है, अपनी बात रखते हैं कि ऐसे सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। इस थ्योरी है कि इन लोगों को बाहर से आक्रमण हुआ। हालांकि इस थ्योरी को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, यानी कि बहुत से विचारक ये मानते हैं कि बाहर से आक्रमणकारी आए और मार के चले गए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत हैं, लेकिन इसमें से कोई भी मत सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी मत सिर्फ अनुमानों के आधार पर दिए गए हैं। गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिन वहील, पिटगट महोदय जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमण माना है, यानी आर्यों ने आक्रमण कर दिया और सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन विभिन्न शोधों के आधार पर अब इस बात का खंडन किया जा चुका है कि और इस सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे। इसलिए आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मत में वैध नहीं माना जा सकता है। ठीक, इसके अलावा विभिन्न विद्वान जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, परिस्थितिकी असंतुलन, प्रशासनिक स्थिरता, ठीक है, इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारण मानते हैं। यानी कभी बोलते हैं कि बाढ़ आ गई, सूखा आ गया होगा भाई, प्राकृतिक आपदा की वजह से ख़त्म हो गई, आपदा आया होगा, परिस्थितियाँ कुछ और असंतुलन हो गई होंगी। ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, प्रशासनिक स्थिरता नहीं रही होगी, ठीक, प्रशासन रूल सही से नहीं चलाया गया होगा, इसकी वजह से तो बहुत से कारण हो सकते हैं। अब इसकी नगर योजना देख लेते हैं। नगर योजना इस सभ्यता का सबसे बड़ी विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता की नियोजित नगर व्यवस्था भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि भारत में सुनियोजित नगरीय सभ्यता का प्रारंभ यहीं से हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय व्यवस्था शहरी स्वरूप देखने को मिलता है, ऐसे व्यवस्था किसी अन्य प्राचीन सभ्यता में देखने को नहीं मिलता। इस सभ्यता का नगर योजना ग्रीड पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, विशाल स्नानागार, ठीक है, पहला पॉइंट है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में उत्खनन यानी खुदाई से एक विशाल स्नानागार मिला जो अत्यंत भव्य था, यानी बहुत बड़ा था। वो स्नान कुंड से 12 जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी, यानी स्नान जो बाहर जल निकास प्रणाली थी, यानी जो पानी निकालने की, वो बहुत ज़्यादा उन्नत व्यवस्था थी। इस समय पर जलाशय की सफाई की जाती, यानी जलाशय यानी जो तालाब था नहाने का था, ठीक, उसकी सफाई की जाती थी हमेशा समय समय पे। स्नानागार के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया गया था। इस कारण आज भी 500 वर्ष बीत जाने के बाद भी अस्तित्व विद्यमान रहा है इसका। ठीक है, विशाल स्नानागार विद्यमान रहा है। अन्न भंडार,
ठीक, अन्न भंडार यानी कि जिसमें आप खाने पीने के सामान रखते हैं, चावल गेहूँ, उसे एक कमरे में रखते हैं ना, उसे अन्न भंडार कहा जाता है। स्टोर ए, ठीक है ना, फूड स्टोर आप समझ सकते हैं। हड़प्पा नगर के उत्खनन यानी खुदाई में यहाँ के किलों के राजमार्ग में दोनों और 6-6 की पंक्तियों वाले अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। ऐसा लगता है कि जलमार्ग से अन्न लाकर ये एकत्रित किया जाता था, यानी नदियों के माध्यम से लाते थे अपना गेहूं चावल जो भी रहता था उसे यहाँ स्टोर कर देते थे, ताकि कभी सूखा उखा पड़ने पे इमरजेंसी पे इस्तेमाल किया जा सके। उस समय इस प्रकार के विशाल भंडार ही राजकीय कोषागार के मुख्य रूप थे। ठीक है, जल निकास प्रणाली। अब जल निकास प्रणाली क्या है? जल निकास प्रणाली सिंधु घाटी की जल निकास प्रणाली योजना अत्यंत उचित कोटि की थी। नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। सड़क और गलियों के दोनों ओर ईंटों की पक्की नालियां बनी हुई थी। मकानों की नालियां सड़कों या गलियों की नालियों से मिल जाती थी, यानी कि ऐसा जाल लगाया था कि कहीं ज़्यादा पानी टिकता नहीं था। नालियों का आविष्कार, और आज की आधुनिक दुनिया में नाली बना दे कल भर जाएगी। ठीक है, निष्कर्ष। ठीक है, कंक्लूजन। अभी आपने ऊपर जो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, मेन बॉडी पार्ट। अब निष्कर्ष। साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी। ठीक है ना, निष्कर्ष कंक्लूजन लिखो। लेकिन अभी तक इस बात का कोई सीधा सपाट उत्तर नहीं दिया जा सकता कि आखिर इसका पतन हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रात्मक लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, आगे हम वीडियो में तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म के प्रमुख स्तरों का विश्लेषण कीजिए। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।